स्ट्रेन, स्ट्रेन यानी क्या, जैसे अगर हम गाड़ी से जा रहे हैं और हमारी गाड़ी किसी ट्री से टकरा जाती, तो गाड़ी में जितना ज़्यादा पैसा उसको रिपेयर करने में लगेगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब है मेजरमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन, यानी कोई बॉडी कितनी ज़्यादा डिफॉर्म्ड होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक गाड़ी देखी होगी टार्जन, तो वो क्या होती, डिफॉर्म होने के बाद में वापस से रिकवर कर जाती, तो उसका स्ट्रेन क्या है, 0। तो कुल मिलाकर स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। आवाज नहीं, ध्यान से समझो, है ना, बहुत शांतता से एक एक चीजें होती है। जैसे स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, याद है। डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। कुछ कानों में शब्द आ रहे होंगे आप लोगों को। तो जिस तरह से 3 स्ट्रेस होती है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, वैसे ही स्ट्रेन भी 3 होती है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन। तो यहाँ पर स्ट्रेन के लिए फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेन का फॉर्मूला है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, इट इज ए यूनिटलेस। ओके, अब पहला स्ट्रेन क्या आएगा, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में क्या आएगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, गॉट इट, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। बेटा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कब होगी, मैंने आपको बहुत सी बार बताया है कि ये डायग्राम अपना बार बार रिपीट होगा। ये वायर है जिसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है, एल। आया बेटा समझ में, इस पे अपन ने फोर्स लगा दिया एफ, कितना फोर्स लगाया, एफ, तो इसकी लेंथ कितने अमाउंट में बढ़ गई, डेल्टा। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कब प्रोड्यूस होगी, व्हेन स्ट्रेस प्रोड्यूस इन वायर is longitudinal stress, then change in length, यहाँ पर डायमेंशन कौन सा वाला आएगा, लेंथ वाला, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ is called longitudinal strain। तो longitudinal strain के लिए फार्मूला क्या होगा दोस्त, डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ longitudinal strain। बहुत इजी तो है, बहुत इजी है। अगर एक वायर को खींचकर हम उसकी लेंथ को डबल कर देते हैं, अगर एक वायर को खींचकर हम उसकी लेंथ को डबल कर देते हैं, तो बताइए कितनी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, 1, क्योंकि चेंज इन लेंथ क्या होगा, 12 माइनस एल इन एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितनी है, एल, तो इतना देर नहीं लगना चाहिए। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का मतलब है मेजरमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन इन लेंथ।
आया समझ में? सेकंड स्ट्रेन जो है मेरी वो है, सेकंड स्ट्रेन है बेटा वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन कब प्रोड्यूस होगी? जब किसी बॉडी को सब तरफ से नॉर्मल फोर्स से हम सब्जेक्टेड करेंगे। तो व्हेन ए बॉडी इज subjected through normal force through all direction, then strain produced in body is called वॉल्यूम स्ट्रेन। ओके, यानी कि एक तरह से कल के सारे स्ट्रेस का रिपीटेशन भी है। इस सिचुएशन में स्ट्रेस किसके बराबर होता है? एफ अपॉन ए ने कितना? पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर अपना कंसेप्ट क्या था कल का? कि एक स्फीयर था, उसकी रेडियस आर थी, उस पर सब तरह से क्या लगाया था? फोर्स एफ लगाया था। ओके बेटा, सब तरह से फोर्स लगाया था एफ। सब तरफ से फोर्स क्या लगाया था? एफ। गॉट इट? अब यहां पर वॉल्यूम स्ट्रेस किसके बराबर था? अगर कल को रिपीट करूं तो एफ अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। आज की तारीख में वॉल्यूम स्ट्रेन किसके बराबर होगा? तो वो होता है, बताइए, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, है ना। अगर मान लीजिएगा कि एक स्फीयर है, उसको आप कंप्रेस करते हो, तो अगर वह कॉटन बॉल का स्फीयर होगा तो उसमें ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा कि स्टील बॉल में ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा? शाबाश, कॉटन बॉल। क्योंकि जो जितना ज़्यादा कंप्रेस हो सकता है, जो जितना ज़्यादा अपने साइज में चेंज कर सकता है, शेप में चेंज कर सकता है, उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। आया समझ में? तो डेल्टा वी अपॉन वी। आया समझ में? ओके, वी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हमें डेल्टा वी निकालना है ना, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है बेटा, ये क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब का 3r स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू आर है, तो डेल्टा आर आ जाएगा। तो यू कैन राइट डेल्टा वी एज दिस अपॉन वी, और इसकी वैल्यू का अगर आप सॉल्व करोगे तो 3 डेल्टा आर अपॉन आर विल बी योर आंसर। आया समझ में? ये आपका आंसर होगा अगर आपको v और डेल्टा v यानी v किस फॉर्मेट में दिया हो? स्फीयर के फॉर्मेट में दिया हो। गॉट इट? तो वॉल्यूम स्ट्रेन सिंपल है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, है ना। फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? अगर रेडियस कम होकर क्या हो जाती है बेटा? रेडियस r माइनस डेल्टा आर। तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम अपन इनिशियल वॉल्यूम करोगे तो यहाँ पर एक चीज आएगी, नेगेटिव। आया समझ? ये नेगेटिव या पॉजिटिव ये बताता है कि वॉल्यूम बढ़ेगा कि कम होगा। ओके, वॉल्यूम स्ट्रेन हमेशा पॉजिटिव की आएगी। अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो डेल्टा वी नेगेटिव आएगा, उसके आगे एक और नेगेटिव लगा दिया तो क्या होगा? वो पॉजिटिव। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये जस्ट डेल्टा वी बाई वी होगा। फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम ही रहेगा, लेकिन उसके आगे हम नेगेटिव कब लगाते हैं? जब वॉल्यूम कम हो जाता है, क्योंकि उसमें चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव का आएगा उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आया, है ना। ये तो सिंपल मैथमेटिकल टर्म है जो कि मेंसुरेशन में 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये दोनों स्ट्रेन, तो आपको ये देखना है कि डायमेंशंस कितना चेंज हुआ, उस पर आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। तीसरा आपको आता है शियर स्ट्रेन। ओके गौरव भाई, कौन सा गौरव?
सॉरी, कौन सा शेयर? शेयर स्ट्रेन। समझ में आया? शेयर स्ट्रेन कब प्रोड्यूस होती है? जब हम किसी बॉडी के ऊपर टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं। जैसे आपने एक केमिस्ट्री की अच्छी मोटी ताजी बुक रखी, वो ग्राउंड पे रखी, उसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे तो वो बुक कैसी होगी? ऐसी हो जाएगी, है ना। आपने काजू कतली एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखी, ऊपर की तरफ फोर्स लगाओगे, उनको चिपका दिया, तो ऊपर की तरफ फोर्स लगाओगे तो क्या होगी? वो टिल्ड हो जाएगी, है ना। अब मैं जो बता रहा हूँ ये मेनली हम लोग क्या करते हैं, किसी क्यूबॉइड वगैरह में इस तरह का टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं। कल जो बताया था वही है, कल जो सिखाया था वही है, कल जो देखा था वही है। ये क्या है? क्यूब है, क्यूबॉइड है। चलो ABCD है, EFGH है। शेयर स्ट्रेन से क्या होता है बेटा? किसी बॉडी का शेप चेंज हो जाता है। यहाँ पर इस सरफेस को हमने क्या रखा है? फिक्स्ड रखा है। ऊपर वाली सरफेस पर हमने क्या लगाया है? ये है टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, करेक्ट। तो ये टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स हमने लगा दिया। अब उसके बाद में हमारी लोअर सरफेस फिक्स है, फेविक्विक से चिपकी हुई, ऊपर वाली सरफेस थोड़ी सी डिस्प्लेस हो जाएगी प्रैक्टिकली। ओके, समझ गए? तो ये पैरेललोपाइप जो है, ये क्यूबॉइड जो है वो पैरेललोपाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा तिरछा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर E कहाँ पे पहुँच जाएगा? E डैश। F कहाँ पहुँच जाएगा? F डैश। G डैश H डैश। ओके, लास्ट टाइम यहाँ पर shear स्ट्रेस किसके बराबर था? F अपॉन area of EFGH. If this side is of A, this side is of B, and this side is of C. तो एरिया ऑफ द सरफेस जो डिस्प्लेस हुई है उसका एरिया कितना है? A इंटू बी। बट नाउ द shear strain, ये मेजरमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन है। डिफॉर्मेशन किस फेस का हुआ? अपर फेस का, ऊपरी माला का, है ना। आया समझ में? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, जो अपर सरफेस जो डिस्प्लेस हुई है उसका डिस्प्लेसमेंट है ई डैश अपॉन ए का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन टू फेसेस, विच इज वन इज द फिक्स एंड सेकंड इज जो मूव हो रही है वो। एक फिक्स जो है वो, और उसके बाद में जो मूव होने वाली सरफेस है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो ई डैश अपॉन ए। इफ लेट ई डैश इज डेल्टा एक्स, तो it will be what? Delta x upon c. Let this angle is phi. Let this angle is phi. तो E dash upon AE is equal to what? Tan of phi. And it is approximately equal to phi, क्योंकि practically जो ये rigid bodies होती हैं, जो ये बॉडीज होती हैं, उन बॉडी में ये एंगल बहुत कम होता है। यानी क्या होता है? 1 डिग्री 2 डिग्री या उससे भी कम होता है। तो इसलिए अगर हमने एंगल छोटा होता है ना, और उसको काय में रेडियन में मेज़र किया जाता है, तो shear स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होगा? फाई होगा, या फिर टेन फाई होगा, या फिर ई डैश अपॉन ए होगा, यानी डेल्टा एक्स अपॉन सी होगा। समझ में आ रहा है? तो कुल मिलाकर shear स्ट्रेन भी बहुत इजी था, उसके पहले भी बहुत इजी था वॉल्यूम स्ट्रेन, और उसके पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी बहुत इजी था।
अब मैं इस पे क्वेश्चंस बना के दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चंस बना के दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, ऑन स्ट्रेचिंग अ वायर, लेंथ ऑफ वायर increases by 25%. Find longitudinal strain. ओके, एक वायर को खींचा जाता है, उसकी लेंथ को 25% बढ़ा दिया जाता है, तो आपको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन निकालना है। सेकंड, अ स्फीयर is compressed by normal force through all side. Then its surface area becomes half. अगर एक स्फीयर को हम कंप्रेस करते हैं, उससे वो छोटा होता है, छोटा होकर क्या होता है, उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, अर्ध हो जाता है, आधा आधा। फाइंड वॉल्यूम स्ट्रेन, इसका वॉल्यूम स्ट्रेन कितना होगा वह निकालिए, इसका वॉल्यूम स्ट्रेन कितना होगा वह निकालिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक रॉड है, लेंथ एल है, रेडियस आर। ये एक रॉड है बेटा, इसकी लेंथ एल है, रेडियस आर। इफ वी आर कंप्रेस्ड इट विथ ए फोर्स एफ, ऐसा बोलते हैं, ये फोर्स से कंप्रेस करा, नेट फोर्स तो जीरो लगता है लेकिन बोला ही जाता है कंप्रेस इट, है ना। और ऐसे भी आपको जब स्ट्रेन निकालना होती है, स्ट्रेस निकालना होती है, स्ट्रेस निकालना होती है, तो कोई एक तरफ के फोर्स को ही लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं, ये वायर है या एक रॉड है जिस पे एफ फोर्स लगा रहा हूँ, ओके ओके, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसका एक क्रॉस सेक्शन लेता हूँ, ओके, अगर मैं किसी रॉड को इस तरह से कट करता हूँ ना, तो जो क्रॉस सेक्शन आता है वो कैसा आता है, इस तरह का आता है, यानी थोड़ा सा इलिप्स जैसा दिखेगा। आया समझ में? तो ये मैंने एक सेक्शन लिया, अगर मैं इसको और विजुअलाइज कराऊं तो कैसा दिखेगा ये बेटा, समझ में आया ना बेटा, ऐसा दिखेगा। और ये एंगल हमने दे दिया है थीटा, कुछ समझ रहा है, ठीक। तो ये इस तरह का सेक्शन आया। इस सेक्शन में मैं हिंट के लिए भी बता देता हूँ कि एक तरफ फोर्स को हम देखते हैं तो वो एफ लगता है, यानी कि इस पे फोर्स कितना लगता है दोस्त, एफ लगता है, ये थीटा है, समझा, ठीक। अब इतना भी बोल देता हूँ कि इस फोर्स के परपेंडिकुलर नॉर्मल कंपोनेंट, परपेंडिकुलर एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट्स के कारण लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। आया समझ में? तो आपको फाइंड करना है, इसमें पहला निकालना है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इन क्रॉस सेक्शन ए बी, ये क्रॉस सेक्शन को हम ए बी नाम दे देते हैं। आया समझ में? दूसरा आपको क्या निकालना है, शियर स्ट्रेस, सॉरी स्ट्रेन नहीं है, स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस इन क्रॉस सेक्शन ए बी अगेन। तीसरा आपको निकालना है मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, और चौथा आपको निकालना है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। गॉट इट? तो इसमें मैंने 4 क्वेश्चंस बना दिए, 1 2 3 4, है ना। ये चारों क्वेश्चंस जो है आपको
है ना, ये आवाज़ जैसी आ रही थी वैसे सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत ही मस्त आवाज़ थी, ठीक। तो कुल मिलाकर इन्हें सॉल्व करिए, मैं आपके लिए वेट करता हूँ। एक वायर की लेंथ जो है अपन ने 25% बढ़ाई है, यानी डेल्टा एल इजिकल टू क्या आएगा, L/4। और डेल्टा एल अगर L/4 है तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा L/L यानी L/4/L, दैट इज 1/4। ठीक है, ये पहले का आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, अच्छा है। दूसरे क्वेश्चन में हमने ये कहा है कि सरफेस एरिया हाफ होगा। ध्यान से समझना, अगर रेडियस r है उस पर क्या करा नावीन्य, सब जगह से फोर्स लगाया तूने, तो इसकी रेडियस क्या हो गई बाद में, r डैश, है ना। तो यहां पर पहले सरफेस एरिया a से बाद में सरफेस एरिया h डैश है, और h डैश की वैल्यू क्या दी है, s/2 दी है ना। तो ये क्या आएगा, 4 पाई r डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई r²/2, यानी r डैश किसके बराबर आया, r/√। अब इनिशियल वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई r3। फाइनल वॉल्यूम कितना है, r डैश क्यू। आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम स्ट्रेन निकालना है। वो क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। क्योंकि यहाँ पे कम हो रहा है तो इसलिए एक नेगेटिव आ जाएगा। तो ये क्या होगा, v डैश बाई v -1। आया समझ में। v डैश की वैल्यू किसके बराबर होगी, वो रख देंगे अपन। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर v डैश बाई v इसकी वैल्यू रख देंगे, तो r डैश बाय r का होल क्यूब -1। r डैश बाय r की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1/√2। तो ये आ जाएगा 1/2√2 -1। दिस इज योर आंसर। गुड, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इस क्वेश्चन को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमेशा समझ में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है कि एक इस तरह का पाइप है, उसको कंप्रेस कर रहे हैं फोर्स F से, है ना। और अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, इस क्रॉस सेक्शन पे, इस क्रॉस सेक्शन के लिए हमें क्या निकालना है, नॉर्मल स्ट्रेस, दैट मीन्स लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस। देखिए ये एंगल है थीटा, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। Therefore this F will have two component. This component will be F cos theta, इसके कारण क्या होगा, shear stress डेवलप होगा। This component will be F sin theta, इसके कारण क्या होगा, longitudinal stress आएगा। तो longitudinal stress में F नॉर्मल अपॉन एरिया आता है, और shear stress में F टेंजेंशियल अपॉन एरिया है। इशू आ जाता है कि एरिया कितना आएगा। देखिए ये एक सर्कल होता है, इसकी रेडियस है r, ये इलिप्स होगा, ये क्या होगा, इलिप्स। इसकी ये रेडियस r होगी, लेकिन ये रेडियस आपको निकालनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है। तो ये r के बराबर होगा, ये 3D है, ये r के बराबर होगा। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपको निकालनी पड़ेगी, ये एंगल है, ठीक। तो ये लेंथ दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, r अपॉन साइन थीटा। ओके, अब यहां पर एरिया ऑफ दिस सरफेस इज इक्वल टू होगा पाई ए बी। वाई, बिकॉज इट इज नॉट सर्कल, ये सर्कल नहीं है बेटा, ये इलिप्स होगा, जिसका सेमी मेजर एक्सिस क्या होगा, r अपॉन साइन थीटा। ये होगा a,
और सेमी माइनर एक्सिस क्या होगा, बी। तो पाई ए का मतलब आर अपॉन साइन थीटा, बी का मतलब आर, तो ये पाई आर स्क्वायर अपॉन साइन थीटा आता है। ओके, एरिया पाई आर स्क्वायर से ज्यादा होगा। अगर उसने ये दिया होता कि इसका एरिया ए है, तो इसका एरिया क्या होता, ए बाय साइन थीटा, ये याद रखिए। ओके, लोग क्या करते हैं कि इसका एरिया ए है तो इस चीज का एरिया कंपोनेंट वगैरह लेकर करते हैं। कई लोग रेडियस का स्क्वायर कर देते हैं और रेडियस को आर बाय साइन थीटा वगैरह मान लेते हैं, लेकिन ये करेक्ट है। ये काम जो है वो फिजिक्स में और भी जरूरत पड़ेगी एक जगह, जो मैंने एरिया का बताया। अब उसके बाद में आता है पहला क्वेश्चन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का मतलब होगा एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। एफ परपेंडिकुलर कितना है बेटा, एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर साइन थीटा, यानी क्या आ गया बेटा, एफ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन पाई आर स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है शेयर स्ट्रेस, वो आएगा एफ टेंजेंशियल अपॉन एरिया। एफ टेंजेंशियल कितना है, एफ कॉस थीटा अपॉन पाई आर स्क्वायर अपॉन साइन थीटा, तो इट विल बी एफ साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन पाई आर स्क्वायर। तीसरा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या आया, एफ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन पाई आर स्क्वायर। इसको मैक्सिमाइज करना है। इसको मैक्सिमाइज करने के लिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, 1 होना चाहिए। कब, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर। इसी तरह से शियर स्ट्रेस की वैल्यू एफ इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर होगी। यह आएगी एफ साइन 2 थीटा अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। तो शियर स्ट्रेस को मैक्सिमाइज करने के लिए साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा। ये कहाँ पर आएगा, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर। तो शियर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर आएगी, एफ अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। आया समझ? तो ये चारों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एक बार वापिस से रिपीट करिएगा इन क्वेश्चंस को, है ना। ठीक है, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट क्या होती है कि अगर मैं एक वायर पे फोर्स लगाता हूं, आवाज नहीं, एक वायर पे फोर्स लगाता हूं, इससे इसकी लेंथ बढ़ती है। फोर्स हटा देता हूं तो वो वायर अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पर वापस से लोड किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने एफ को इंक्रीज करा, इतना बढ़ा दिया कि आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स बॉडी does not regain its initial configuration। आया समझ में? आप अगर इस पर फोर्स एफ लगा रहे, फोर्स एफ हटाने के बाद में ये अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पर वापस आ रहा है। फोर्स 10F कर दिया, 10 गुना कर दिया, हटाने के बाद में ये अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पर वापस आ रहा है। फोर्स 20F 20 टाइम्स कर दिया, फोर्स हटाने के बाद में वायर अपने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन पर वापस से आ गया। लेकिन उसके थोड़ा सा भी बाद फोर्स बढ़ाया तो वायर क्या हो गया, परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो गया। तो 20F इज द मैक्सिमम फोर्स जिसके लिए वायर इलास्टिक
बिहेवियर शो करता है, उसके बियॉन्ड जाने पर वो प्लास्टिक बिहेवियर शो कर जाता है, यानी परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो जाता है। तो उस मैक्सिमम फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट। तो कोई भी वायर अपनी इलास्टिसिटी जो है वो विदिन एक फोर्स रखता है, उस मैक्सिमम फोर्स को क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट कहते हैं। करेक्ट। अब इलास्टिक लिमिट के बाद में आता है हुक्स लॉ। कौन सा लॉ? हुक्स लॉ। हुक ने एक सिंपल सी चीज बताई थी, इसके पेरेंट्स को पहले ही पता था कि ये हुक से बहुत खेलेगा, क्योंकि हुक पे वायर अटैच कराएगा, उसको इलोंगेट कराएगा, देखेगा। तो इसलिए बंदे ने नाम भी इतना अच्छा रखा, हुक, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ये वायर को हम अटैच कराते हैं, है ना। हुक ने क्या ऑब्जर्व करा कि इस वायर पे हम जितना फोर्स लगाते हैं, फोर्स का मतलब लोड, जितना ज़्यादा फोर्स लगाते हैं यानी लोड, उतना ही ज़्यादा इलोंगेशन आता है, उतना ही ज़्यादा इलोंगेशन। हायर इज द फोर्स अप्लाइड, हायर इज द इलोंगेशन। ये था हुक का ऑब्जर्वेशन। और वो कैसे बताया था उसने? विद इन इलास्टिक लिमिट। विद इन इलास्टिक लिमिट लोड इज प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन, या इलोंगेशन इज प्रोपोर्शनल टू लोड। लेकिन उसको और बेटर करा, लोड में अगर हम एरिया का डिवाइड करते हैं, फोर्स अपॉन एरिया क्या आता है? स्ट्रेस। इलोंगेशन में चेंज इन लेंथ का डिवाइड करते, इलोंगेशन में इनिशियल लेंथ का डिवाइड करते तो स्ट्रेन आता है। तो फिर इन्होंने यह बताया कि विद इन इलास्टिक लिमिट, जैसे मैंने इलास्टिक लिमिट बताया कि इसके अंदर बॉडी का बिहेवियर क्या है? इलास्टिक। लेकिन इससे भी बेटर एक और नाम है, विद इन प्रोपोर्शनलिटी लिमिट पॉइंट। विद इन प्रोपोर्शनलिटी लिमिट पॉइंट, ये इससे भी बेटर। तो विद इन इलास्टिक बोले या विद इन प्रोपोर्शनलिटी लिमिट पॉइंट बोले, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यानी हुक्स लॉ क्या है मित्रों? स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन को प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है E इंटू स्ट्रेन। E इज इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और E के लिए फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस आप लोगों को पता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन का मतलब मेजरमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम वगैरह, ये सब आएगी। तो कुल मिलाकर आपको जब हम E की बात करते हैं तो E को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के 3 पार्ट्स हैं। E इक्वल टू क्या होता है? Y। Y का मतलब होता है यंग्स मॉडुलस। E इक्वल टू K होता है, जिसको हम कभी कभी B से भी बोलते हैं बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। और E इक्वल टू तीसरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ईटा। ईटा को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तीसरा मॉडुलस कहलाता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसमें इलास्टिसिटी का 75% यंग्स मॉडुलस ही। अगर आपका यंग्स मॉडुलस खत्म हो गया, इसका मतलब इलास्टिसिटी सिर्फ 25% बच जाती है।
तो कल के लेक्चर में मैं इसको यंग्स मॉड्यूलस ख़त्म कर दूंगा, फिर एक ही लेक्चर बचेगा जिसमें मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और पोर्शन रेशियो वगैरह और बल्क मॉड्यूलस को अपन पढ़ेंगे। आया समझ में? तो अभी आपको यंग्स मॉड्यूलस का बताते हैं। अब ये बहुत अच्छे लोग थे, है ना, यानी यंग, बचपन में भी यंग था और बुढ़ापे में भी यंग था। तो यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस बेसिकली इसके पहले अगर मैं देखता हूं, एक थोड़ा सा आपको बताऊं तो ई जो है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? यह जस्ट डिपेंड्स अपॉन, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी यानी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, क्योंकि मैटर कहाँ पे कौन सा सिलेक्ट करना है उसके पहले उसकी प्रॉपर्टी जानना जरूरी है। तो इट जस्ट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। ये दो वेक्टर्स पे डिपेंड करता है कि किस तरह की, किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करा और नेचर ऑफ मटेरियल क्या है। अब उसके बाद में अपना जो नेक्स्ट काम था यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस। तो मैंने आपको कहा था कि बहुत बार मुझे ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, वो तुम्हारे जहन में आ गया होगा। ये एक वायर है, इसकी लेंथ L है ना, इस पर हम फोर्स लगाएंगे तो इसकी लेंथ क्या होगी बेटा? थोड़ी बढ़ेगी, बढ़कर डेल्टा एल होगी जब हमने फोर्स लगाया। ये डिफॉर्मिंग फोर्स ही इंटरनल फोर्स होता है, यानी रिस्टोरिंग फोर्स होता है। तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो गया? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना आया? एफ अपॉन ए। एफ अपॉन ए कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। अगर इसकी इनिशियल रेडियस क्या है? आर। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस किसके बराबर आया? एफ अपॉन ए। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किसके बराबर आएगा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। व्हाट इज यंग्स मॉड्यूलस? यंग्स मॉड्यूलस है विद इन इलास्टिक लिमिट ratio of longitudinal stress and longitudinal strain is y is Young's modulus। तो यंग्स मॉड्यूलस के लिए फॉर्मूला क्या हो गया? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, it is F upon A upon delta L by L, y equal to F into L upon A into delta L। F is equal to F है, यानी जो लोड लगाया वो है, L इनिशियल लेंथ है, A पाई आर स्क्वायर है, डेल्टा L है, डेल्टा L यानी इंक्रीज इन लेंथ है। F की जगह हम mg भी बोल सकते हैं। अगर यहाँ पर मैंने इसके साथ में m मास का ब्लॉक अटैच करा है तो mg L अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा है। इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस फार्मूले को बहुत फेवरेट मानते हैं वो एरर एनालिसिस के क्वेश्चंस पूछने। जब एरर एनालिसिस पे आपको पढ़ाऊंगा पूरा कोर्स खत्म होने के बाद में, तो सिंपल है वो, अभी भी आप सीख सकते हो थोड़ा सा बेसिक डिफरेंशिएशन अगर आपको आता है तो। यंग्स मॉड्यूलस इज सिंपल, क्या कि एक वायर दिया जाएगा, उस पर कुछ फोर्स लगेगा, है ना, फोर्स लगने के कारण उसका इलॉन्गेशन या कंप्रेशन दोनों हो सकता है। रॉड का कंप्रेशन होता है, वायर को ऐसे कंप्रेस करना हम थोड़ा सा विजुअलाइज नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर कंप्रेस करने जाएंगे तो वायर बैंड हो जाएगा। तो यंग्स मॉड्यूलस में मोर, मोरे नहीं है, मोर है, ठीक है। तो मोर यानी पिकॉक नहीं है, मोर है, ठीक है। तो कुल मिलाकर मोर अबाउट वाई, ओके, मोर अबाउट वाई।
तो यंग्स मॉडुलस is especially measured for those solids whose one dimension is very large as compared to other two, like wire, rod, etc. समझ में? ये उन चीज़ों के लिए मेज़र होता है, जिस सॉलिड्स के लिए मेज़र होता है जिसका एक डायमेंशन यानी लेंथ बहुत बड़ी होती है अदर टू की। यानी रॉड है, वायर है, उसमें लेंथ ही ज़्यादा होती है, बाकी रेडियस या ब्रेड्थ और हाइट क्या होती है, कम होती है। तो उनके लिए स्पेशली मेजर्ड होता है यंग्स मॉडुलस। सेकंड है यंग्स मॉडुलस फॉर लिक्विड एंड गैसेस इज 0, क्योंकि लिक्विड एंड गैसेस की कोई लेंथ नहीं होती, तो उनके लिए यंग्स मॉडुलस डिटरमाइंड नहीं होता, सॉलिड्स के लिए ही होता है। एंड यंग्स मॉडुलस फॉर रिजिड बॉडी इज इन्फिनिट। रिजिड बॉडी का मतलब ये है कि जिसमें फोर्स लगाने में उसमें डिफॉर्मेशन नहीं है ना। जैसे फिजिक्स में हम लोग स्टोन को ऑलमोस्ट रिजिड मान लेते, उस पर फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होता, ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही होता है। तो एग्जैक्टली वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। अगर डेल्टा एल टेंड्स टू 0 होगा ना बेटा, रिजिड बॉडी के लिए डिफॉर्मेशन नहीं होता, तो डेल्टा एल क्या होगा, टेंड्स टू 0 होगा, तो वाई टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना। यंग्स मॉडुलस is independent of dimensions. डायमेंशन यानी दैट इज लेंथ एंड रेडियस। लेंथ और रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता। एंड इट ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ लोड। इस पे कितना फोर्स लगा रहे हैं उस पर भी डिपेंड नहीं करता। फार्मूला क्या है y के लिए, एफ एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। तो अगर आपने लेंथ ऑफ द वायर एक है वो एल रखा पहले, दूसरा 2l रख दिया, उतना ही लोड लगाने पर y नहीं चेंज होगा। y इज इंडिपेंडेंट बिकॉज इट इज बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे। नेचर ऑफ मटेरियल डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता। अगर एक वायर की लेंथ एल है तो उसका यंग्स मॉडुलस y होगा, और उसकी लेंथ 2l होगी तो यंग्स मॉडुलस 2y नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वायर की लेंथ l थी उसमें mg4 लगाने पर इलांगेशन डेल्टा एल हुआ। अगर वायर की लेंथ 2l हो गई तो उस पर mg फोर्स लगाने पर इलांगेशन 2 डेल्टा एल हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ओके, तो 2l/2 डेल्टा एल क्या होगा, खटखट, यानी कि वही फॉर्मूला आ जाएगा जो पहले था। तो यंग्स मॉडुलस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन, लेंथ रेडियस वगैरह पे डिपेंड नहीं करता है। यंग्स मॉडुलस किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, अप्लाइड फोर्स पे। इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। यानी अगर स्टील का वायर है तो उसका यंग्स मॉडुलस अलग होगा, कॉपर का वायर है तो उसका यंग्स मॉडुलस अलग होगा। स्टील के वायर का यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होता है कॉपर से। अगर स्टील का वायर है तो उसका यंग्स मॉडुलस अलग होगा, रबर का वायर है तो उसका यंग्स मॉडुलस अब अलग होगा। द यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज मोर देन रबर, यानी स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। स्टील इज मोर
इलास्टिक देन रबर। अब तुम्हें कैसे लगेगा कि स्टील मोर इलास्टिक है रबर से? तो जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। रबर क्यों भैया? क्योंकि दोनों के सेम शेप और साइज के दो वायर्स लेते हैं, दोनों में सेम फोर्स लगाते हैं, तो जिसमें इलॉन्गेशन ज़्यादा होगा उसका वाई क्या होगा? कम होगा। आया समझ? सुनो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये मेरा एक वायर है, ये काय का है बेटा? स्टील का। और एक दूसरा वायर ले लेते हैं, ये दूसरा वायर है, ये काय का है? रबर का। दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की रेडियस सेम है, दोनों में सेम फोर्स लगाया, दोनों में सेम फोर्स लगाया, तो इलॉन्गेशन इन स्टील वायर इज लेस देन इलॉन्गेशन इन रबर वायर। वाई यहाँ पर किसके बराबर है? एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। ये सेम है, इसका मतलब क्या है? वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। तो डेल्टा एल रबर का ज़्यादा होने के कारण वाई ऑफ रबर इज लेस देन वाई ऑफ। तो स्टील वायर इज मोर इलास्टिक देन रबर। इलास्टिसिटी मीन्स व्हाट? The nature by which a material resists any change produced in it। अगर एक वायर में यहाँ पर हम फोर्स लगाने पर ज़्यादा विरोध कौन कर रहा है उस फोर्स का? स्टील कर रहा है, तो ये ज़्यादा इलास्टिक। जो ज़्यादा अपोज करता है एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स का और जिसकी लेंथ कम बढ़ती है वो ज़्यादा इलास्टिक है। रबर क्या है? कोई अपोज नहीं करता, खींचते हैं तो खींचा चला जाता है। आया समझ में? तो इसलिए स्टील से कम इलास्टिक कौन है? रबर। तो अभी मैंने यहाँ पे मोर अबाउट यंग्स मॉड्यूलस बताया। मोर अबाउट यंग्स मॉड्यूलस में यंग्स मॉड्यूलस ऑफ रिजिड बॉडी कितना आया? इन्फिनिटी। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स क्या आया? 0। फिर मटेरियल्स के यंग्स मॉड्यूलस का कंपैरिजन जो है उसका मतलब ये है कि जो मटेरियल जितना ज़्यादा अपोज करता है किसका? एक्सटर्नल फोर्स का, वही मटेरियल उतना ज़्यादा इलास्टिक है। ठीक है। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं है ना, वो क्वेश्चंस में फॉर्मूला तो सिंपल है बेटा। क्या है? एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एम जी एल अपॉन ए डेल्टा एल। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो बहुत इजी होते हैं। ठीक। तो पहले मैं 2 क्वेश्चंस को ही देता हूं। इसका मास है 10 kg, इसका भी मास कितना है? 10 kg है। ये वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसी फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे रखा हुआ है, ये किसी फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे रखा हुआ है। ओके। आपको फाइंड करना है, जब इसको रेस से रिलीज करा तो फाइंड करना है आपको स्ट्रेस इन वायर। इस वायर में कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा? वायर कौन सा? ये वायर है। और इसमें अपने को कंसेप्ट कौन से लगाना है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के, जो आपको पहले मैंने आपको सिखाए थे। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी सिंपल ही क्वेश्चन है। करेक्ट। ये वायर स्टील का है,
इसका यंग्स मॉड्यूलस है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वायर कॉपर का है, इसका यंग्स मॉड्यूलस है 1.2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। यहाँ से एक लोड रखा हुआ है जिसका मास है 50 kg, इस लोड का मास है 50 kg और इस लोड का मास है 200 kg। इस लोड का मास है 200 kg। इस वायर की लेंथ है 50 सेंटीमीटर टोटल और इस वायर की टोटल लेंथ है 1 मीटर। ओके, तो आपको यहाँ पर निकालना है डेल्टा, यहाँ पे आपको निकालना है, पहला क्वेश्चन है स्ट्रेस प्रोड्यूस इन कॉपर वायर अपॉन स्ट्रेस प्रोड्यूस इन स्टील वायर, और दूसरा क्वेश्चन है डेल्टा एल प्रोड्यूस इन कॉपर वायर इज टू डेल्टा एल प्रोड्यूस इन स्टील वायर। इंक्रीज इन लेंथ इन कॉपर वायर एंड इंक्रीज इन लेंथ इन स्टील वायर, ये दूसरा क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन जो है वो पिछले कंसेप्ट्स पर बेस्ड है और वो भी ज़्यादा डिफिकल्ट वाले नहीं हैं। यहाँ पर म्यू इक्वल टू 0। ओके, इन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, थोड़ा सोचते हुए हो जाएंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है 10G, यहाँ पे क्या लग रहा है T, यहाँ पे क्या लग रहा है T, बैकवर्ड कोई फोर्स नहीं लग रहा है। हमें T निकालना है पहले यहाँ पे, तो क्या होगी इक्वेशन 10G माइनस T इज इक्वल टू 10A। दूसरी इक्वेशन क्या होगी T इक्वल टू 10A। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 10G इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20A, यानी A इज इक्वल टू क्या आ गया G/2, यानी T इज इक्वल टू क्या होगा 5G। ये टेंशन है। दूसरा निकालना क्या क्वेश्चन बेटा, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स है 5G अपॉन एरिया कितना है 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻² का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी -4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, J को 10 रख सकते हैं तो ये 50 आएगा और उसमें 5 आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। 250 इंटू 10⁻⁴ यूनिट क्या होगी न्यूटन पर मीटर। और अगर आपने सेंटीमीटर में रखा होता तो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द आंसर। आया समझ में? तो इसका सॉल्यूशन ये है। दूसरा क्वेश्चन जो आपको दिया था ये वाला, ये क्वेश्चन भी इजी ही था। सुनिए, यहाँ पर फोर्स क्या लग रहा है 50G, यहाँ पे क्या लग रहा है T1, यहाँ पर क्या लग रहा है T2। इसका एक्सेलरेशन अगर A होगा तो इसका भी क्या होगा A होगा और इसका भी क्या होगा A होगा। तो T1 एंड T2 निकाल लीजिए। वो कैसे निकाला जाएगा, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए T1 एंड T2 निकालना है। तो क्या होगा इक्वेशन 50G माइनस T1 इज इक्वल टू 50A। पहली इसके नीचे जाने की इक्वेशन। दूसरा इसकी इक्वेशन क्या होगी 50G प्लस T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 50A। तीसरी इक्वेशन ये आगे आ रहा है तो क्या इक्वेशन होगी T2 इक्वल टू 200A। इन सबको ऐड करोगे तो यू विल गेट व्हाट 100G इज इक्वल टू A, यानी A की वैल्यू क्या आ गई G/3। उससे T1 एंड T2 आ जाएगा तो T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी
200G/3 और T1 की वैल्यू कितनी आ रही है 50G माइनस 50A, 50G माइनस 50G/3 यानी टोटल 100G/3 इज द T1। T1 कितना आ गया 100G/। अब T1 एंड T2 आ गए हैं, तुझे क्या निकालना बेटा स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग कॉपर वायर, स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग कॉपर वायर। कॉपर वायर में टेंशन कितना है T2 अपॉन कॉपर वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 0.4। इसी तरह से तेरे को क्या निकालना है स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग स्टील वायर, वो क्या है T1 अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। चूंकि मैं सेंटीमीटर स्क्वायर में रख रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे बाद में डिवाइड करना है तो वो कैंसिल होगा। तो यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टील वायर कितना है 0.3। तो कुल मिलाकर यहाँ पर स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग कॉपर वायर अपॉन स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग स्टील वायर इज इक्वल टू क्या आ गया T2 इंटू 3 अपॉन T1 इंटू 4 और T2/T1 is 2 into 3 upon 4. So your answer is what 3/2। इसका रेशो क्या आ गया 3/2। वैसे ही डेल्टा एल का रेशो निकालना है, वैसे ही डेल्टा एल का रेशो निकालना है। तो इसके लिए बेटा दिमाग नहीं लगाना, डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या होता है एफ अपॉन ए इंटू वाई इंटू एल। तो इनका रेशियोज निकाल लीजिए, यानी पहले में एफ की जगह T2, एल की जगह 1 मीटर अपॉन ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वाई। इनके रेशियोज को अगर आप निकालोगे तो यू विल गेट द आंसर। ठीक है, आपको आंसर मिल जाए। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर जो क्वेश्चंस की क्रिएटिविटी है वो एक क्या आती, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस की आती। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आगे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को अभी अटेम्प्ट करके देखिए। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकने वाला क्वेश्चन है, आ सकने वाला क्वेश्चन कि एक रिंग है, इस रिंग की रेडियस है r, ओके, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, रिंग जिस वायर से बनी है, रिंग जिस वायर से बनी है, गॉट इट। ये अपन ने क्या करा, रिंग को बना लिया। तो यहां पर इस रिंग का रेडियस कितना है स्मॉल आर है, इस रिंग की रेडियस कितनी है स्मॉल आर है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज इक्वल टू क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, समझा। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रिंग के मटेरियल की रेडियस आर है और रिंग की रेडियस कितनी है कैपिटल। दोनों में अंतर समझता ना, समझता, गुड। अब इस रिंग को अपन ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहा है ना। यहां पर डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ रिंग इज इक्वल टू है रो, और इसको अपन क्या ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहा है ना, एंड रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया जा रहा है। फाइंड increase in radius of ring due to rotation। रोटेशन होगा ना तो इसकी रेडियस बढ़ जाएगी। गिवन
यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ रिंग इज इक्वल टू वाई। ओके, इसके वायर का यंग्स मॉडुलस क्या है? वाई है ये। तो इन दिस क्वेश्चन एक रिंग को अगर आप पहले रेस्ट में है और उसको घुमाते हो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो उसको क्या होगा? उसकी टेंडेंसी एक्सपेंशन की होगी। आया समझ में? टेंडेंसी एक्सपेंशन की होगी। रेजिस्ट कौन करेगा? यंग्स मॉडुलस। जितना कम यंग्स मॉडुलस होगा उतना ज़्यादा एक्सपेंशन होगा, और जितना ज़्यादा यंग्स मॉडुलस होगा उतना कम एक्सपेंशन होगा। अगर है ना ऐसे कोई ऐसे लूज मटेरियल की रिंग बनाकर घुमाओगे ना, तो वो क्या होगी? स्प्रेड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेंगे। तो ये क्वेश्चन जब मैंने दिया तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट तो है नहीं, क्योंकि तुम्हें क्या निकालना है? इंक्रीज इन रेडियस। ओके, तो यहाँ पर इनिशियल लेंथ कितनी है बेटा? 2 पाई आर, ये इनिशियल लेंथ। फाइनल लेंथ क्या होगी? 2 पाई आर प्लस डेल्टा। तो डेल्टा एल किसके बराबर आएगा? 2 पाई डेल्टा। फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, ये डेल्टा एल आ गया, है ना? समझ में आ रहा है? अब बेसिकली फार्मूला क्या होता है? तो y इक्वल टू क्या होता है? एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। तो y इज इक्वल टू एफ की जगह यहाँ पे घुमाने पर इसके अंदर जो टेंशन आएगा वो आएगा, तो वो आएगा t इंटू एल की जगह क्या आएगा? 2 पाई आर अपॉन ए की जगह क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर, और डेल्टा एल की जगह क्या आएगा? 2 पाई डेल्टा। अब आपको मैं सर्कुलर मोशन में सिखा चुका हूं कि टेंशन जब एक वायर को इस तरह से घुमाया जाता है तो उसके अंदर जो टेंशन डेवलप होता है वो होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन 2 पाई। ये सर्कुलर मोशन में आपको पढ़ाया था। मैंने कहा था कि आगे फिजिक्स में 2-3 जगह इसको डायरेक्टली यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर मैंने आपको डिराइव करके दिया था। एम का मतलब है मास ऑफ द वायर। मास ऑफ द वायर का मतलब होगा वॉल्यूम ऑफ द वायर इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम ऑफ द वायर का मतलब होगा 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू डेंसिटी इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर अपॉन 2 पाई। समझ में आ रहा है? ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। इसको अगर मैं ऊपर सब्सटीट्यूट करता हूं तो y इक्वल टू क्या आया? t की जगह क्या आया? t की जगह आया है पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रो। ओके, ये t आ गया l की जगह, ये तो लिख ही दिया था, इंटू आर यस और नो अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। ये भी निपट गए। तो डेल्टा आर की वैल्यू क्या आ गई? आर क्यूब ओमेगा स्क्वायर रो अपॉन वाई अपॉन वाई। दिस इज योर आंसर। गॉट इट? तो एक वायर को घुमाने से उसकी रेडियस जो है वह इतनी इंक्रीज होती है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। इस क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ डिफिकल्ट क्या है? टेंशन वाला कंसेप्ट। ठीक है, क्योंकि आप उसको घुमाते हो तो इसका पार्ट जो है वो रेडियली अवे जाने की कोशिश करेगा, उसमें टेंशन डेवलप होगा। इसके कुछ और अच्छे क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लासेस में लेंगे। ठीक है।